आपको जब बेल पे छोड़ा गया था तो आपको कहा गया था कि भाई आप एंटी नेशनल गतिविधि में शामिल मत हो, पर आप बाहर आते हैं, फिर आप कभी सेना के मानवाधिकार हनन पे बोल आते हैं, कभी आपके खिलाफ धर्म के खिलाफ बोलने पे बेगूसराय में केस दर्ज हो जाता है। मतलब आप जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ हंगामा खड़ा करते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें बहुत साफ साफ बता देता हूँ, ये दौर जो है सिर्फ फेक प्रधानमंत्री का दौर नहीं है, फेक न्यूज़ का दौर है, ये सब फेक है। फेक इन्फॉर्मेशन का दौर है। अगर फेक नहीं है तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इतना ताकतवर आदमी हूँ कि इतने ताकतवर दोस्त जिनके हों, अंबानी जी, उनके बारे में हम ये बात बोलते रहें और हमको कुछ ना कर पाए? आपका अभी पटना में आप गए और जूनियर डॉक्टर्स ने आपके खिलाफ केस कर दिया, एम्स में जाके आपने मारा पीटी कर दी। डॉक्टर्स ने नहीं किया। किसने किया? जो डॉक्टर मोदी करते हैं ऐसे ऐसे, वो उन लोगों ने किया है। क्यों? आप मोदी सरकार आपसे डर गई है क्या? इतने शक्तिशाली हो गए हैं आप? नहीं, हमसे नहीं डर गई है, तब? अपने झूठ में फंस गई है। कुछ यहाँ पे से लोग सवाल पूछना चाहते हैं, आपके पास सवाल है? हमारा देश में स्वतंत्र मिडनाइट में मिला है या ना? हाँ। और सीबीआई को रात को निकालने में आपको क्या परेशानी है? मतलब मिडनाइट में अगर सीबीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो उसमें क्या परेशानी? जब स्वतंत्रता मिल सकती है मिडनाइट पे, तो सीबीआई पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? अरे वाह, बड़ा अच्छा सवाल आप पूछे हैं सर। तो इसका मतलब ये है कि रात में जो भी चीज़ होगी वो स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के बराबर होगी। रात में अगर कोई पॉकेट मार जो है आपका पॉकेट मार ले, चूंकि वो रात में आपका पॉकेट मार रहा है, वो तो सही है, क्योंकि रात में हमको आज़ादी मिली थी। इस हिसाब से तो रात में होने वाला हर चीज सही होगा। कंपैरिजन के दायरे से रहे होंगे क्योंकि कहा गया ना कि मिडनाइट रेड सीबीआई पर क्यों कराई गई, तो शायद इसलिए कि मिडनाइट में तो स्वतंत्रता आंदोलन में मतलब आज़ादी भी मिली, तो उसके लिए भी सुबह तक इंतजार कर सकते थे। बहरहाल आगे बढ़े, आपने जवाब दे दिया है कि सब कुछ सही नहीं है मिडनाइट में। कन्हैया, आपका प्रॉब्लम एनालिसिस बहुत अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है। मतलब मिस्टर संबित पात्रा भी ये बात मानेंगे, पर आपके जो सोल्यूशंस हैं बड़े उटोपियन हैं, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस नहीं हैं। मसलन अब थोड़ा आप भी ज्ञान दीजिए। नहीं, जैसे आपने बताया कि इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ये है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करें, भगत सिंह को फॉलो करें, ये उटोपियन सोल्यूशंस हैं। नहीं, उसके डिटेल में आप गए हैं? हाँ जी, उसके डिटेल में आप गए हैं भगत सिंह के और बाबा साहब? मतलब है कि जो बात आप अभी कह रहे हैं वो जेएनयू में किताबों में या रिसर्च के दौरान पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकली वो लागू नहीं हो पाती। सब बोलते हैं पर लागू कहाँ हो पाती हैं, कैसे हो? ऐसा नहीं है। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि 1947 से लेकर के 2018 के बीच में हमारा देश बदला है? इस देश में जो है प्रगति आई है, गरीबी भी कम हुआ है, बुनियादी जो सुविधाएं उसमें भी विकास हुआ है, समाज के जो दबे कुचले लोग थे उनके भी अधिकारों में वृद्धि हुई है। क्या आप इस बात को कोई इनकार कर सकता है? आप मुझे बताइए कि अगर इस देश में पब्लिक एजुकेशन पे पैसा नहीं खर्च किया गया होता तो क्या गरीब लोग पढ़ पाते? इस देश में अगर शिक्षा को बुनियादी संवैधानिक अधिकार नहीं बनाया जाता तो दो अलग अलग जाति के लोग जिनके बीच में छुआछूत है वो एक बेंच पे बैठ करके पढ़ाई कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी प्रॉब्लम पूरी तरह से रिजॉल्व हो गई है, नहीं, पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुई है। इस बात को ऐसे समझिए कि इसका रास्ता यही है। आप फर्स्ट डाउन में बैटिंग करने के लिए आए हैं, आप 30 रन बना करके गए, हम सेकेंड डाउन में आए हैं, हम 30 रन उसमें जोड़ करके जाएंगे। समाज ऐसे ही चलता है। लकड़ी पे बनाने वाले चूल्हे से ही आपको जो है गैस पे बनने वाले चूल्हे की विकास की यात्रा को आपको देखनी होगी जी। और ये बात मैं आपको जो कह रहा हूँ, चूंकि हम लोग फाइनल बात करते हैं कि समतामूलक समाज बनेगा तो लोगों को लगता है कि ये यूटोपियन बात है, लेकिन आप उस प्रक्रिया को देखिए, उस पूरे प्रोसेस को देखिए कि ये आगे बढ़ा है।